Okay. Good morning, children. See here, now our schools have reopened after the pandemics. अभी स्कूल तो खुल गया है और कुछ बच्चे अभी इस दुविधा में है कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। जो हमारा सस्पेंस था कि हमारा परीक्षा होगा या नहीं होगा, या होगा तो फिजिकल होगा क्या, अब ये सारी समस्याओं का समाधान हमारे सामने आ चुका है। सीबीएसई ने आपको टाइम टेबल दे दिया है, और एक बार सीबीएसई ने टाइम टेबल दे दिया है इसका मतलब आपकी एग्ज़ाम होगी। पेपर को सॉल्व करने से पहले आपके पास लगभग एक सप्ताह का टाइम आपके पास दिया है। तो अभी जो विद्यार्थी हमारे सामने आए हैं या फिर हमारे सामने जो बैठे हैं, वो मेरे ख्याल से 3 प्रकार के विद्यार्थी हैं। 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर। वन टाइप ऑफ स्टूडेंट who has understood everything online classes, who are having all the facilities, gadgets उनके पास है, उन्होंने एक्स्ट्रा क्लासेस भी किया है, उन्होंने रेफरेंस बुक्स भी पढ़े हैं और सेल्फ स्टडी करके उनका 100% प्रिपरेशन हो चुका है। उनको केवल थोड़ी थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत है। दूसरे ऐसे कैटेगरी के विद्यार्थी हमारे सामने हैं जिनको 50% तो समझ में आया है और 50% समझ में नहीं आया, यानी कुछ समझ में आ रहा है और कुछ समझ में नहीं आए हैं। सो दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आर आल्सो देयर हु अंडरस्टूड अ लिटिल बिट एंड हु वांट्स अ लिटिल बिट हेल्प फ्रॉम द टीचर्स। एंड द थर्ड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर वेयर देयर इज नो इंटरनेट फैसिलिटी or gadgets are not there. They attended the classes initially and later on somehow they couldn't continue, or sometimes they attended the classes and sometimes they could not do it. Occasionally they used to come to the class and they are finding it very difficult to cope up to this situation now. Now children, we are left out with 2.5 months time hardly. February 15 days are there, then March is there and then April is there. So आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि सर क्या 2.5 महीना काफ़ी है पढ़ाई के लिए? अगर आप मुझसे पूछोगे सिस्टमेटिकली अगर आप पढ़ते हो तो 2.5 महीना बहुत सफिशिएंट है, क्योंकि 2.5 महीना अगर आपने पढ़ाई किया तो बीच में 7 दिन का गैप भी आपके पास है। सर 2.5 महीना हमको क्या पढ़ना है? तो 2.5 महीना आपको पढ़ने के लिए आपको एक बात आपके सामने होना चाहिए, आपके नोटबुक के अंदर एक बात आप एक बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, व्हाट आई एम गोइंग टू से, that should be there in everybody's notebook. All the class 10 student should keep this in your notebook, in your front page of the notebook. जैसे आप कहीं जाना है तो आपको रास्ता पता होना चाहिए, वैसे ही अगर आप मैथ्स का पेपर अपियर करना चाहते हो तो आपको मैथ्स का पेपर पैटर्न आपको पता होना चाहिए। यू शुड बी वेरी थरो विद द पैटर्न। हमें करना क्या है और क्या कौन सी हमारी दिशा होती है। देखिए जैसे अभी देखा होगा आपने कि टांगे को जब घोड़ा टांगे में होता है तो उसके आंखों के सामने ऐसे ये लगा देते हैं कान के सामने, ताकि वो घोड़ा केवल क्या करे, रोड को ही देखता हुआ चला जाए। उसके अगर उसका अटेंशन डिविएट हो गया तो टांगा कहीं और चला जाएगा। तो वैसे हमारे जो 10वीं के विद्यार्थी है उनके नोटबुक जस्ट व्हेन यू ओपन द नोटबुक इन द फर्स्ट पेज दिस शुड बी देयर। सर क्या होना चाहिए उसके अंदर? पहली बात, आपको चैप्टर वाइज मार्क्स अलॉटमेंट पता होना चाहिए। जो सीबीएसई एग्जामिनेशन आप अपेयर करने जा रहे हैं उसके अंदर किस चैप्टर के ऊपर कितने मार्क्स आने वाले हैं वो आपको पता होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे यू कैन सी हियर नंबर सिस्टम कैरीज 6 मार्क्स, ओके। देन नंबर 2 अलजेब्रा कैरीज 20 मार्क्स। नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इट कैरीज 6 मार्क्स। Number 4 geometry it carries 15 marks. Number 5 trigonometry carries 12 marks. Number 6 mensuration carries 10 marks. Statistics and probability carries 11 marks. And in total this is the split up of 80 marks. अब यहाँ पर कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा भी होगा, सर shall we always start from the first chapter? Children, now the syllabus is over. Now the syllabus is over. So there is no need for you to start from the first chapter itself. If you feel, sir, probability and statistics are my favorite subject, favorite topic, you can start your revision with those topics. You can start your revision with those topics. Or suppose if a child says, sir, coordinate geometry मुझे बहुत easy लगता है, अच्छी बात है, तो इससे always एक advice मैं आपको देना चाहूँगा, start with those topics where you are having lot of strength. Don't start with the difficult topic because good start is half done. अगर आपने अच्छी शुरुआत कर ली तो आपका अंत भी अच्छा होगा। अगर आपने द रिवर्स इज बैड स्टार्ट इज हाफ गॉन, अगर आपने ऐसे टॉपिक चुना जिसके अंदर आपको डिफ़िकल्टी बहुत है तो होगा क्या कि इफ़ यू स्टार्ट डूइंग द हार्ड टॉपिक्स देन आपका कॉन्फिडेंस लड़खड़ाएगा।
आपको आपका कॉन्फिडेंस लड़खड़ाएगा, और कॉन्फिडेंस अगर लड़खड़ा गया तो फिर आप बिल्डअप नहीं कर सकते बिल्डिंग। तो यू ऑलवेज स्टार्ट विद दोज टॉपिक्स विच यू फील वेरी इजी। तो इससे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नॉट नेसेसरी दैट इट शुड बी ट्रू विथ ऑल। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आध विद्यार्थी कहता है कि स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी मुझे बहुत ईजी लगता है, तो आप क्या कीजिए, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आप पहले कंप्लीट कर लीजिए। तो जैसे ही स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आप कंप्लीट कर लोगे, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, सर आई हैव गॉट 11 मार्क्स, आई गॉट 11 मार्क्स। सर उसके बाद मुझे ज्योमेट्री बहुत इजी लगता है सर, तो 15 मार्क्स। तो तुमको कॉन्फिडेंस आएगा, सर 11 प्लस 15 26 मार्क्स तो मुझे मिल गए। उसके बाद फिर क्या कीजिए, आप धीरे 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 आप क्या कीजिए, यू कीप ऑन कंसोलिडेटिंग। अगर कोई विद्यार्थी कहता है सर नंबर सिस्टम इज वेरी सिंपल फॉर मी, यू कैन स्टार्ट विथ नंबर सिस्टम। बट हियर ऑल्सो, जब आप तैयारी करते हो, जब आप व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, कुछ क्वेश्चन श्योर शॉर्ट होते हैं, उसको आप कंपलसरी करना है। एक बात आपको पता होगा कि आपको इंटरनल असेसमेंट मार्क्स 20 मिलने हैं प्लस 80 मार्क्स। तो अब 80 मार्क्स के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा आ सकते हैं। वो कौन से हैं? फॉर एग्जांपल, आप नंबर सिस्टम आप ले लोगे बच्चों, तो इसके अंदर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इस बार नहीं है सिलेबस में। तो आप देखिए कि वो चैप्टर काफ़ी छोटा है। अब उसके अंदर आप सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सर रेफरेंस बुक हमें कौन सा पढ़ना है? सर द बेस्ट रेफरेंस बुक ऑलवेज इन माई ओपिनियन इज योर टेक्स्ट बुक। ऑलवेज कंप्लीट टेक्स्ट बुक के सारे एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग सॉल्व्ड एग्जाम्पल। बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि सर सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ सिलेबस। सॉल्व्ड एग्जाम्पल इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स के एग्जाम, मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर लगभग 26-27 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, और मेरा ये अनुभव रहा है कि सीबीएसई काफ़ी बार सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स भी पूछती है। सीबीएसई इज आस्क्ड द सॉल्व्ड एग्जाम्पल फॉर मेनी टाइम्स। तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी आपको करना है। तो यहाँ पर जैसा भी कुछ श्योर शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बता रहा था, नंबर सिस्टम में कुछ मुश्किल से 3 या 4 एक्सरसाइज है, उसमें से अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा निकाल दोगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स सिंपल है। उसके वर्ड प्रॉब्लम्स आपको करना आना चाहिए। उसके अंदर आई डिस्कस, अब हमारे जो अगला वीडियो अपकमिंग वीडियोस आएगा उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है, और उस इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के लिंक्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब ज्योमेट्री की बात अगर आप करोगे, देखिए कैसे कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर मैं बात करूँ या फिर अलजेब्रा की अगर मैं बात करूँ, तो अलजेब्रा के अंदर एक वर्ड प्रॉब्लम तो गारंटी आएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में से आएगा, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आएगा, या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से आएगा। ओके फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 अलजेब्रा में और एक क्वेश्चन जो गारंटी आ सकता है वो है ग्राफ। अक्सर एक ग्राफ तो गारंटी एग्जाम में आता है, तो ग्राफ आने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी इज मोर, 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स से 80% प्रोबेबिलिटी इज देयर। नेक्स्ट अभी आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हैज बिकम वेरी इजी नाउ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर आप बात करोगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर फर्स्ट आता है डिस्टेंस फार्मूला, नेक्स्ट आता है सेक्शन फार्मूला, तीसरा था एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जो आपकी बार सिलेबस में नहीं है। तो आप जरा सोचिए कि जब पढ़ाई करते हो आप, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर 2 एक्सरसाइज एंड 6 मार्क्स आर देयर। 2 एक्सरसाइज आपको ढंग से करना है, 6 मार्क्स आपको मिल रहे हैं वहाँ पर। तो दैट इज़ वेरी सिंपल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफ़ी सिंपल है। आपको सिर्फ सेक्शन डिस्टेंस फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला के अंदर √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर आपको करना है। और नेक्स्ट आता है सेक्शन फार्मूला, जिसको याद रखने के तरीके भी मैंने आपको हमारे पहले वीडियोज़ में आपको दे रखे हैं, और अभी चाहिए तो मैं नीचे लिंक भी आपको दे देता हूँ। नेक्स्ट आता है ज्योमेट्री। देखिए ज्योमेट्री के अंदर जो है एक क्वेश्चन जो 100% आएगा वो है आपका थ्योरम। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन गारंटी आएगा थ्योरम। देखिए 3 सेट अगर है तो 3 सेट में उसके अंदर भी कुछ थ्योरम्स को रखा है, कुछ थ्योरम्स को नहीं रखा है। थेल्स थ्योरम का प्रूफ आएगा, पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ आपको दिया है, कुछ कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस का प्रूफ नहीं है इस बार, और रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स का थ्योरम ने प्रूफ नहीं है, मगर केवल आपको क्या पूछा है उसको सिर्फ समझना है। तो यानी पाइथागोरस थ्योरम गारंटी आएगा ही, 3 में से 1 सेट में तो आएगा, 3 में से 1 सेट में तो आएगा, थेल्स थ्योरम आएगा ही। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो श्योर शॉर्ट एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट, और ज्योमेट्री की जब तैयारी करोगे तो आपके दिमाग में और एक बात आनी चाहिए, वो है कंस्ट्रक्शन। तो बच्चों देखिए कंस्ट्रक्शन के अंदर भी 2 एक्सरसाइजेस हैं, एक तो सिमिलर ट्रायंगल वाला है और एक तो टैंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो सिमिलर ट्रायंगल के अंदर भी सिमिलर ट्रायंगल वाला जो है सीबीएसई ने उसको डिलीट कर दिया है, यानी लाइन को डिवाइड कैसे करना है किसी रेशियो में, दैट इज 1 क्वेश्चन।
और टेंजेंट्स टू ए सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अगर उस टेक्स्ट बुक के अंदर आप देखोगे तो सेकंड एक्सरसाइज के अंदर 5 या 7 प्रॉब्लम है, उसमें से एक हमेशा गारंटी आएगा। तो इस तरह से सी आपको स्मार्ट स्टडी करना है। व्हेन द एग्जामिनेशंस आर अप्रोचिंग यू शुड हैव अ स्मार्ट स्टडी, कॉन्फिडेंट स्टडी आपके पास होना चाहिए। तो नेक्स्ट आता है, जैसे मान लीजिए ज्योमेट्री के अंदर मैंने आपको बताया कि कुछ क्वेश्चन श्योर शॉर्ट्स है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 12 मार्क्स है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 12 मार्क्स के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को डिलीट कर दिया, तो बचा फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज और बाद में आइडेंटिटीज़ के ऊपर के प्रॉब्लम्स आते हैं। वो भी आप पहले टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज पूरा अच्छी तरह से कर लीजिए और उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस आता है। बहुत बार बच्चे बोलते हैं सर हाइट एंड डिस्टेंस या एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमको हार्ड होता है। तो अब अगले जब हमारा श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस का वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाइट एंड डिस्टेंस को कैसे आसानी से कर सकते हैं। हो सकता है आप सोच रहे होंगे सर आसानी से हो सकता है क्या? यस होता है, होगा, मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के अंदर भी अभी लास्ट का जो फ्रस्टम ऑफ ए कोन हटा दिया है और सेक्टर का 120 डिग्री वाला एंगल वाला प्रॉब्लम्स हटा दिया है। मेंसुरेशन भी काफ़ी इजी है। आप फार्मूलाज मेंसुरेशन आप बच्चों 8 स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो, 9 स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो और 10 स्टैंडर्ड में भी आपको आ रहा है। इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, आई टेल यू हाउ टू प्रिपेयर दैट। एंड नेक्स्ट आता है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, 11 मार्क्स। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के अंदर भी बच्चों मीन निकालना है। मीन के अंदर मीन निकालने के 3 तरीके मैंने आपको बताया था, उसके अंदर भी एक तरीका हटा दिया है शॉर्टकट मेथड वाला। मीडियन वाले प्रॉब्लम्स हैं, ओजीव वाला ग्राफ नहीं है, यानी लास्ट एक्सरसाइज उसमें से भी हटा दिया है। यानी आपको आना चाहिए मीन, आपको आना चाहिए मोड और आपको आना चाहिए मीडियन। तो मीडियन के अंदर किस टाइप के प्रॉब्लम्स है मैं आपको बताऊंगा। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द इजी टॉपिक्स फर्स्ट और बाद में हम धीरे धीरे डिफ़िकल्ट टॉपिक की तरफ हम जाएंगे। तो ये हो गया पूरा लेखा जोखा कि चैप्टर वाइज मार्क्स एंड हाउ मच मार्क्स आर अलॉटेड। अब आपको एक काम करना है सभी को जो यहाँ पर मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप इसको एक पेपर में बनाकर कटआउट करके आप अपने पेपर पे चिपका दीजिए और अपने आप से पूछिए कि विच टॉपिक इज़ वेरी इजी फॉर मी, और इन दिस वे आप रिवीजन कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बिफोर प्रिपरेशन, देखिए हमेशा जब भी आप जा रहे हो, जहाँ भी आप जा रहे हो, उस जगह का आपको रास्ता पता होना चाहिए। अब आप 80 मार्क्स का क्वेश्चन लिखने जा रहे हो तो उस तरफ, उस दिशा में या फिर टू रीच टू दैट डेस्टिनेशन व्हाट आर द रोड्स दैट आर अवेलेबल। द फर्स्ट रोड इज दिस मच। नाउ किस टाइप का क्वेश्चन पेपर पैटर्न होता है, दैट इज़ वेरी 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 एसेंशियल। हमें जो क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उसके अंदर कैसे क्वेश्चन का पैटर्न होता है। 1 to 16 होता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 1 to 16 होता है 1 मार्क के क्वेश्चन। 17 to 20 होता है केस स्टडी के क्वेश्चंस। केस स्टडी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी बच्चे परेशान होते हैं केस स्टडी के क्वेश्चन को लेके। केस स्टडी का क्वेश्चन होता है, मतलब होता है एप्लीकेशंस ऑफ वॉट एवर यू आर स्टडीड इन योर टेक्स्ट बुक टू अ डे टू डे लाइफ। इसलिए केस स्टडी के क्वेश्चन को घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे अपकमिंग वीडियोज़ में आपको हम उसके बारे में भी बताएंगे। केस स्टडी के क्वेश्चंस के अंदर अक्सर क्या होता है, एक क्वेश्चन और पाँच क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपको 4 ऑप्ट करने होते हैं, 4 ऑप्ट करने होते हैं और अक्सर वो इजी होता है। तो ये होगा केस स्टडी का क्वेश्चन। और 21 to 26 के होता है 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं बच्चों। 27 to 33 होता है 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और 34 to 36 होता है 5 मार्क्स के क्वेश्चन। यानी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं 3, 34, 35, 36, 3 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के हैं और टोटल मार्क्स आपका बनता है 80। थोड़ा सोचिए, अब कुछ बच्चे जो ये समझते हैं कि सर, कभी कभी कुछ बच्चों के दिमाग में बहुत नेगेटिव बातें आती है, सर पास होना बहुत मुश्किल है या बहुत डिफ़िकल्ट है सर, हम लोगों ने क्लास अटेंड नहीं कर पाए या फिर अगर कर भी पाए तो ऑनलाइन हमको समझ में नहीं आया। 2 मिनट के लिए सोचिए बच्चों, अगर आपने 36 क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चंस होते हैं 36, हर क्वेश्चंस के अंदर आप उस क्वेश्चन से संबंधित थोड़ी थोड़ी बातें भी अगर आप लिखोगे, उस क्वेश्चन से संबंधित थोड़ी थोड़ी बातें भी आप लिखोगे, तो एग्जामिनर ने अगर आपको हर क्वेश्चन के लिए अगर 1 मार्क्स दे दिया तो आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं? आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 36 मार्क्स तो ऐसे ही मिल रहे हैं। इसका मतलब ये मत समझे कि सर हमें बता रहे हैं कि कुछ भी लिखो तो चलेगा। नो, कुछ भी लिखेगा तो चलो, ऐसा नहीं बता रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 2.5 महीने के टाइम के अंदर अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हो और कुछ क्वेश्चंस के बारे में, मान लीजिए आई डोंट से दैट सब क्वेश्चंस आपको आएगा, कुछ भी सम पार्ट एटलीस्ट यू अटेम्प्टेड, यू आर गोइंग टू गेट 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन।
एंड इफ़ यू गेट 1 मार्क्स फॉर ईच, और जरूरी नहीं कि 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन हमें हो, कई जगह पे आपको 4 मार्क्स भी मिल सकते हैं, कई जगह पे आपको 4 मार्क्स भी मिल सकते हैं, कई जगह पे आपको 3 मार्क्स भी मिल सकते हैं, कई जगह पे आपको 2 मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको 36 क्वेश्चंस के अंदर 36 प्लस अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के अगर आप मिल जाता है तो आपको 40 मार्क्स मिल रहा है, प्लस इंटरनल के मार्क्स। इंटरनल के मार्क्स आप पीरियोडिक टेस्ट के ऊपर से आप निकाल सकते हो। तो इंटरनल्स के मार्क्स अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, इट इज़ नॉट दैट एवरीबडी इज गोइंग टू गेट द सेम मार्क्स, ऑन एन एवरेज की बात मैं कर रहा हूँ। अगर ऑन एन एवरेज आपको 15 मार्क्स भी मिल गया तो आपको 40 प्लस 15 यानी यू आर गोइंग टू गेट 55 मार्क्स, और थोड़ा और अच्छी तरह से पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली बच्चों 60 मार्क्स भी आपको मिल जाएगा। दैट मीन्स यू आर पास विथ फर्स्ट क्लास। जिस मैथ्स का डर आपको था, यू आर स्केयर्ड ऑफ मैथ्स, बट आई एम टेलिंग यू द सिंपल टेक्निक्स टू गेट रीड ऑफ मैथ्स। तो बच्चों आगे चल के हमारे अपकमिंग वीडियोस के अंदर कुछ डिफ़िकल्ट ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ ज्योमेट्री के प्रॉब्लम्स होंगे, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहिए। और नीचे हम आपको लिंक्स के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स भी आपको देंगे। तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस, आज से ये सीरीज़ हमारा शुरू हो रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर क्लास 10 स्टैंडर्ड। तो इसको आप वॉच करते रहिए। और यहाँ पर हमारे 3 कैटेगरी होंगे, दोज हु वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दोज हु आर 50% वाले बच्चों के लिए, और जिनका अच्छी तरह से पढ़ाई हो गया है लास्ट मोमेंट रिवीजन वालों के लिए। तो इस टाइप के हमारे 3 टाइप के वीडियोज़ आते रहेंगे। कीप वॉचिंग, and if you are happy with that, share with your friends so that they will also learn from this video.